तो करें स्टार्ट। तो आज जो अपना जो टॉपिक है वो है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के अंदर अपन स्पेसिफिक बात करेंगे किडनी का क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीनल सिस्टम। रीनल का मतलब होता है किडनी। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। तुम कहते हो ना भाई किडनी रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लो, करवाते हैं ना RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। कई लोग इसको लिखते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो बात एक ही है, किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल। किडनी को जो ब्लड सप्लाई जाती है उस सप्लाई का क्या नाम है? रीनल। रीनल आर्टरी और रीनल वे। तो किडनी हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है कि ये बॉडी का वाइटल ऑर्गन के अंदर आता है। वाइटल ऑर्गन का मतलब एक चीज कभी फेल हो जाए अपनी बॉडी में तो दूसरी उसको मजबूती प्रदान करती। तो ये दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मान लो तुम्हारा लीवर कमजोर हो गया और किडनी भी कमजोर होगी, तुम ज़्यादा बीमार पड़ोगे। एक ऑर्गन मजबूत है दूसरे को रिकवर कर दे, कंपलसेट कर दे। तो रीनल का जो कंपलसेटरी मैकेनिज्म है वो पीएच को भी क्या करता है? मेंटेन। पीएच सिस्टम यानी कि बॉडी का जो बफर सिस्टम है उसको भी क्या रखता है? मेंटेन रखता है। उसमें भी इसका रोल है। बाकी जो किडनी का बड़ा रोल है वो वेस्ट एक्सक्रीट करना। क्या करना? बॉडी से जो भी वेस्ट बना उसको एक्सक्रीट करना। अब किडनी हर एक मरीज का डॉक्टर भर्ती करने से पहले RFT करवाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाता है, और एक LFT भी करवाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट भी। दो ऑर्गन काम करने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में दवा देंगे तो सारी जो दवा का मेटाबॉलिज्म है वो कौन करेगा? लीवर करेगा। और सारी जो दवाई है उसको फिर काम करने के बाद बॉडी से आउट करना होता है। वो ड्रग्स अपना काम कर ले, काम करने के बाद उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए। तो एक्सक्रीशन कौन करेगा? किडनी करेगी। तो प्रत्येक दवाई देने से पहले डॉक्टर दोनों की जांच करते हैं। मान लो दवाई में कई सारी दवाई है जो लीवर टॉक्सिट करती है, लीवर में नहीं, हेपेटोटॉक्सिटी। इसको क्या बोलते हैं? लीवर टॉक्सिटी को क्या बोलते हैं? हेपेटोटॉक्सिटी। यानी कि ऐसी दवाई जो क्या कर रही है? लीवर को डैमेज कर रही है। और लीवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका क्या नाम है? हेपेटोसाइट्स। लीवर में असल हीरो कौन है? हेपेटोसाइट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का असल हीरो कौन है? एल्वुलाई। और किडनी का असल हीरो कौन है? किडनी का कौन है? नेफ्रॉन। इसलिए बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिटी। यदि कई सारी जो दवाई है वो किडनी को डैमेज करती है, इनकी नेफ्रॉन को डैमेज करती है, उसको बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिटी। तो इतना बड़ा चीज है, इतनी बड़ी जो ग्लैंड है, इतना बड़ा ऑर्गन है जो क्या करता है? ये सारा काम करता है। तो ये दो जोड़ी में होता है। एक जोड़ी में होता है, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड। भगवान ने दो दिए, एक राइट साइड में रखी और एक लेफ्ट साइड, है ना। राइट साइड में ऑर्गन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा नीचे है, और वो वाली क्या है? थोड़ी सी ऊपर है। एक किडनी से भी काम चल सकता है, तो अच्छा कब रहेगा? तो एक पहिए पे भी गाड़ी चलती है, दो पहिए पे भी चलती है, तो बैलेंस अच्छा किसका रहेगा? जो दो पहिए पे चल रही है। चार पहिए तो है नहीं, है ना, तो दो पहिए पे अच्छी चलेगी। तो किस कलर की किडनी होती है? ये एक जोड़ी में होती है, जोड़ी में होती है। और किस कलर की होती है? ब्राउनिश रेड स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा ब्राउन और थोड़ा थोड़ा लाल जैसी दिखती है। और होती कहाँ है? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में। ये क्या चीज है? ये पेट है, पेट को बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी।
जो पेट में एब्डोमेन कैविटी में है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। अब इस पेरिटोनियम के पीछे उस हिस्से को क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियम। तो किडनी का ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर आगे से घुसेगा कि पीछे से घुसेगा? पीछे से। क्यों? नज़दीक है। आगे से घुसेंगे तो दूर पड़ी जाएगी, ज़्यादा काट पीट करनी पड़ेगी। तो जब भी किडनी का ऑपरेशन करना है तो यहाँ साइड में लेटरल पीछे की तरफ क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किस तरीके की है, तो ये किसका कलर है? ब्राउनिश रेड स्ट्रक्चर है और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और लोकेशन क्या है? T12 है, थोरेसिस से लगा के L3, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कोड है, ये इस स्पाइनल कोड में है T11 और T12। फिर बाद में क्या आ जाती है? L1, L2, L3, L4, L5। तो L1, L2, L3। तो T12 से लगा के L3, T12 हो गया ये, T12 से लगा के L3 तक इसका क्या है? इसका एरिया है। इसका क्या एरिया है? किससे है? स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड से यदि अपन लेवल लें तो T12 से लगा के कहाँ तक रहेगा? L3 तक। स्पेसिफिक किसमें बात की? अडल्ट वयस्क आदमी के अंदर ये लोकेशन है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम के आसपास, यानी कि 120 से लगा के 117 ग्राम होता है। और एवरेज में बात करें तो 150 ग्राम इसका क्या रहेगा? वजन, बस 150 ग्राम की। डायमेंशन का मतलब है क्या? इसकी लंबाई है तो 12 सेंटीमीटर इसकी क्या है? 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और 6 सेंटीमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई। और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 2.5। यानी कि आप यूं याद रख लें, 12 का आधा कितना? 6 का आधा कितना है? 3। 12 × 6 × 3। थोड़ा आपको ट्रिकी रहेगा, याद करने में क्या रहेगा? इजी रहेगा। तो ये किडनी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किडनी में क्या क्या है। देखिए, डायमेंशन हो गया। किडनी हैज़ 2 डिस्टिंक्ट इन रीजन, रीनल और रीनल पेरेन्काइमा एंड रीनल पेल्विस। 2 है, एक बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा। इसको अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इस हिस्से को क्या बोलते हैं? रीनल पेरेन्काइमा। एक जो हिस्सा है उस हिस्से को बोलते हैं रीनल पेरेन्काइमा, और एक क्या है? रीनल पेल्विस। तो पहले बात किसकी कर रहे हैं? रीनल पेरेन्काइमा। तो रीनल पेरेन्काइमा में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिएगा। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। ये आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर का हिस्सा है, मेडुला इसके और अंदर का हिस्सा। तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, रीनल पेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर। कॉर्टेक्स में क्या है? कॉर्टेक्स कंटेनिंग ग्लोमेरुलाई। इसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलाई है, बोवन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबिल्स है, पीसीटी है, डीसीटी है, और कलेक्टिंग डक्ट है। पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस और बोवन कैप्सूल। ये किसके अंदर है? ये कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर है। किस वाले हिस्से के अंदर है? कॉर्टेक्स। रीनल मेडुला कंटेन पिरामिड्स, और रीनल जो मेडुला है ये एक पिरामिड्स कंटेन का है। अगला है रीनल पेल्विस। अगला बात कर रहे हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस किसको बोला? रीनल पेल्विस और हीलियम एरिया थ्रू विच आर्टरी, वेन एंड नर्व एंटर इन लीव्स किडनी। क्या बोला? रीनल पेल्विस वो हिस्सा है, ये मान लीजिएगा किडनी है, ये मान लीजिएगा किडनी है। इस किडनी के जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नर्व, इनकी नर्व, आर्टरी
और वेन जो रीनल के अंदर एंट्री होता है, उस एंट्री वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस या इसको हीलियम भी बोलते हैं। ये क्या एरिया थ्रू विच आर्टरी, वेन एंड नर्व एंटर एंड लीव्स द किडनी, अंदर भी घुसते हैं और वापस बाहर। इस एरिया को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है? रीनल पेल्विस। और अंदर वाला हिस्सा क्या है? अंदर वाला पेरेन्काइमा। क्या है? और पेरेन्काइमा के भी अंदर क्या है? कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस। किसकी बात करते हैं? ग्लोमेरुलस के अंदर क्या क्या होता है? रीनल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ एब्डोमेन आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है, ये जो आर्टरी है, यहाँ से क्या आती? एब्डोमेन एओर्टा आती। क्या आती यहाँ से? एब्डोमेन एओर्टा। ये आ गई एब्डोमेन एओर्टा। एब्डोमेन एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच। एब्डोमेन एओर्टा सबसे बड़ी सप्लाई है, और इस डायरेक्ट सप्लाई से जो पाइप का कनेक्शन है, वो किसका कनेक्शन है? किडनी के पास। मान लो कि तुम्हारी कॉलोनी में एक टंकी है, बहुत बड़ी टंकी है, और टंकी से सीधा पाइप तुम्हारे घर आता है, तो तुम्हारे घर में पानी कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा। फिर मान लो घुमा फिरा के लास्ट में तुम्हारे घर में आया तो क्या आएगा? कम आएगा। तो किडनी के पास में कार्डियक आउटपुट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आता है। देखिए समझे, सबसे ज़्यादा जो ब्लड कार्डियक आउटपुट आता है वो आता किडनी के पास। और बॉडी की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसके पास जाती है? ब्रेन के पास। तो बॉडी में जितना अपन न्यूट्रिशन लेते हैं, जितना हमें कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो बड़ा हिस्सा किसके पास चला जाता है? 25 से 30% ब्रेन के पास। जबकि कार्डियक आउटपुट का 25 से 30% किसके पास चला जाएगा? किडनी के पास। क्यों चला जाएगा किडनी के पास? क्योंकि इसको क्या होना है? फिल्टर होना है। भाई किडनी का क्या काम है? और इस ब्लड के अंदर क्या है? अशुद्धि है। अब इस ब्लड को कौन करेगा? शुद्ध करेगा। कौन करेगा? किडनी करेगा। कैसे करेगा? कि एक बार वेन से अशुद्ध ब्लड आया और इस वेन से वापस आर्टरी के अंदर शुद्ध ब्लड डाल देगा। कैसे वेस्ट को निकालेगा? पेशाब के जरिए। भाई जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका यूरिन फॉर्मेशन कर देगा और बॉडी से क्या हो जाएगा? निकाल। तो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो किसका काम है? किडनी का काम है। और बड़ी मजे की बात बता दूं कि किडनी, ओवेरी पढ़ा ना आपने? ओवेरी में भी जो ब्लड सप्लाई होती है वो डायरेक्ट ब्रांच होती है एब्डोमेन। ओवेरी का जो ब्लड सप्लाई है वो भी डायरेक्ट होता है किससे? एब्डोमेन। तो ओवेरी को भी रिच ब्लड सप्लाई मिलती है ना। इसका पाइप का साइज बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है। जब भी ओवेरी का ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर, पहले इस चीज को लाइगेट करते हैं, है ना। कट वट लग गया तो खून ही खून आ जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है ये आपको मालूम होनी चाहिए। फिर रीनल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ एब्डोमेन एओर्टा। एब्डोमेन एओर्टा की ब्रांच है, ये मैंने आपको बता दिया। रीनल आर्टरी डिवाइडेड इन स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ये जो चीज है ना, ये जो आर्टरी फिर अंदर जाके और छोटी छोटी में, और छोटी छोटी वेसल्स के अंदर क्या हो जाती है? डिवाइड। और इस वेसल्स में क्या लगा हुआ है? अंदर जो है वो नेफ्रॉन लगे हुए। फिर नेफ्रॉन का काम क्या है? इस चीज को फिल्टर करना। कैसे करता है वो अपन देखते हैं। फिर कहाँ आएगा? सबसे पहले आ गया ग्लोमेरुलस के पास। सबसे पहले कहाँ आ गया? ग्लोमेरुलस के पास में आ गया। तो ग्लोमेरुलस क्या करती है? इज ए कैपिलरी बेड रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन के लिए काम करना चालू कर देगी। अब यहाँ से जो काम है फिल्ट्रेशन का चालू हो जाएगा। इसको कैसे काम चालू होगा? एफरेंट आर्टियोल। क्या बोला? एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या है? ब्लड एंटर इनटू दी ग्लोमेरुलस
थ्रू इट, यानी कि जो किडनी के पास एंटर हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं, एंटर इनटू दी ग्लोमेरुलस, उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट। और वापस जो निकल रहा है, जो वापस निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? इफरेंट। और आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? एफरेंट। तो ये ए से स्टार्ट है और ई से। ई से याद क्या रखना? ई से एग्जिट। ई से क्या होता है? एग्जिट। समझ गए? तो एफरेंट का मतलब है अंदर आना और इफरेंट का मतलब है लीव्स द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट, यानी कि ई से एग्जिट। नॉर्मल जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन करने का ताकत है, ये जो फिल्ट्रेशन करने का ताकत है वो लगभग 90 से 120 ml है। तो क्या कह रहा हूँ? 90 to 120 ml पर मिनट ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन। यानी कि 1 मिनट के अंदर 120 ml तक क्या कर सकता है? वेस्ट को निकाल सकता है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। भाई 60 मिनट होती है, मान लो 120 है, 100 ही हिसाब लगाए तो कितना हो गया? 6000 हो गया। 6000 ml यानी 6 लीटर। 6 लीटर पेशाब बना दे मात्र 1 घंटे में। इतनी ताकत जो है किसके पास है? किडनी के पास। किडनी के पास ग्लोमेरुलस का, इतनी ताकत से ये काम करता है। तो नॉर्मल जो जीएफआर है वो ये हो जाती। ये उम्र के साथ में जीएफआर रेट क्या होती है? घटती है। यदि ये घट के 40 से कम हो जाए, 40 से भी कम हो जाए तो अपन कहते हैं ना गुर्दे फेल हो गए, भाई डायलिसिस वायलिसिस करने की नौबत आ जाएगी। ज्यू ज्यू कम होगी, ज्यू ज्यू क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जीएफआर रेट एज के साथ में कम होती है, इस बात का ध्यान रखना है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 90 to 120 ml। कैसे काम करते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का जो फंक्शनल है, क्रियात्मक और संरचनात्मक, इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये है। ईच नेफ्रॉन, प्रत्येक जो नेफ्रॉन है, कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, बोवन, कैप्सूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन के अंदर, प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। फिर ग्लोमेरुलस में फिल्टर होने के पास बाद में कहाँ जाता है? बोवन कैप्सूल। बोवन कैप्सूल में होने के बाद में कहाँ जाता है? लूप ऑफ पीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग डक्ट। ये एक स्टेप बाय स्टेप है। अब ग्लोमेरुलस क्या है वो मैंने बता दिया। अब सेकंड बारी किसकी है? बोवन कैप्सूल। तो बोवन कैप्सूल एक डबल वॉल कैप्सूल है, 2 लेयर का एक कैप्सूल है, विच सराउंड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फिल्टर इनटू द बोवन स्पेस। यानी कि इस तरीके का एक कप है, इस तरीके का, और इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है, और ये इसके अंदर आते हैं और इसको क्या करता है? फिल्टर करता है। ये इस तरीके का क्या है? एक कप है डबल मेम्ब्रेन का, और इसका काम है फिल्ट्रेशन करना। फिर इसमें फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद में फिर कहाँ जाएगी? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूबल्स। पीसीटी में क्या होगी? इट रिसीव, ये किससे रिसीव करेगी? ये बोवन कैप्सूल से रिसीव करेगी। तो इट रिसीव ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फ्रॉम बोवन कैप्सूल, रीअब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफर। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अब जो ग्लोमेरुलस से फिर कहाँ आ गया? बोवन कैप्सूल। बोवन कैप्सूल एक डबल लेयर वाला है, उससे फिल्टर होने के बाद पीसीटी के अंदर आ गया, और पीसीटी ने जो चीज़ रिसीव की वो बोवन कैप्सूल से की। अब इस बोवन कैप्सूल में जो भी चीज़ें आई, उन चीज़ों में कोई ज़रूरी चीज़ें हैं
उसको वापस से क्या कर देंगी, रीएब्जॉर्ब। जरूरी क्या है, मान लो उसमें पानी है और इलेक्ट्रोलाइट से पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है यदि इनकी ज़रूरत रही तो वापस से क्या कर देंगे, ये रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्ब कैसे करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ये क्या करेंगे, रिसीव। और यदि रिसीव हो जाएंगे फिर जो वेस्ट और बचा उसको अगले बॉक्स में डाल देंगे। अगला बॉक्स क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इसमें अब एक्टिवली नहीं होगा, अब इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सिर्फ वाटर का होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होगा, सिर्फ कैसे होगा, पैसिवली के रूप में ही होगा। इस बात का आपको याद है। फिर कहाँ चला गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास गई और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, पैसिवली रीएब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड। अब ये सिर्फ पैसिव तरीके से ही कर सकता है, और किस तरीके से कर सकता है, पैसिव तरीके से करेगा, और किसका करेगा, सोडियम और क्लोराइड। फिर किस में डाल देगा, डीसीटी में डाल देगा। ये एक्टिवली एंड पैसिवली रिमूव सोडियम एंड वाटर। ये फिर सोडियम और वाटर को एक्टिवली तरीके से क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, और फिर वो चीज़ किस में चली जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट के बाद में चली गई, फिर वो पेशाब में ही बाहर निकलेगी। फिर इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं। अब एक बीच में हार्मोन आ गया, ये इस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ADH कहाँ से रिलीज होता है, क्या बताया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। बताया था ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो ही निकालती है, एक ऑक्सीटोसिन और ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपनी बॉडी से निकलता है, और ये निकलता है तब जब हमें ज़रूरत होती है। और ये हार्मोन क्या करता है, मेक डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे परमिएबल टू वाटर। ये क्या करता है, उस वक्त क्या करता है, इसको रेस्ट्रिक्शन देता है। ये हार्मोन होगा तभी जो है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्ब होगा। यानी कि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाए तो हमारी बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है पानी को निकलना कम करना। पानी को कैसे कम करेगा, पेशाब कम लग जाएगा। तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे काम करता, यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करता, कम करता। क्या करेगा, कम करेगा। अपन जो लैक्सिस देते हैं, फुरसामाइड देते हैं, वो बढ़ाता है घटाता है, वो एंटी डायूरेटिक का काम करता है। कैसे काम करता है, डायूरेटिक। ये एंटी डायूरेटिक है, ये क्या है, एंटी डायूरेटिक। फिर डीसीटी में कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, और कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज़ आने के बाद में किस में चली जाती है, यूरेटर में। किस में चली जाती है, यूरेटर। और यूरेटर है, क्या हुआ, कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट है और मेडुला अंदर का पार्ट। ये सारी चीज़ होती है अंदर के पार्ट के अंदर। ये सारी जो मैकेनिज्म है ना, ये जैसे तूने लिख रखी है कि सबसे पहले जो आई चीज़ है, सबसे पहले आई ग्लोमेरुलस के पास। तो ग्लोमेरुलस ने थोक में सफाई की। जैसे मान लीजिए एक नदी के पास में सबसे नदी ने वेस्ट प्रोडक्ट आए, तो नदी में डैम बना दिया, डैम में पानी रुके, बड़े बड़े पत्थर वहीं रुक गए, है ना। फिर ये पानी यहाँ रुका, इनकी ये वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ आया, यहाँ फिल्टर हुआ, फिर बोवन कैप्सूल के पास गया, फिर किसके पास गया, पीसीटी के पास गया, फिर किसके पास गया, ये लूप ऑफ हेनले, फिर क्या है, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है। और फिर ये क्या है, इसके बाद में जो है कलेक्टिंग डक्ट से क्या कनेक्ट हो जाता है, यूरेटर। अब वो पेशाब के थ्रू क्या चला जाएगा, यूरेटर, और यूरेटर से जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो सुसु यानी यूरिन पास आउट करके उस प्रोडक्ट को अपन बाहर निकाल देंगे। तो यूरेटर जो है ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है विच कनेक्ट किडनी एंड ब्लैडर। ये ब्लैडर और किडनी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा, ये हो गई किडनी, ये क्या हो गई, किडनी,
और किडनी, 2 किडनी, ये यूरेटस आया और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के बीच को कौन जोड़ के रखता है? यूरेटर। साइज क्या होती है इसकी? 24 से 30, 24 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 to 4 mm डायामीटर होती है। 3 से 4 डायामीटर इसका mm है। 5 mm की पतरी होगी तो फंस जाएगी, कहना पतरी है 2 mm, 1 mm, 1 mm की तो निकल जाएगी। बड़े mm की क्या हो जाएगी? फंस जाएगी, क्योंकि इतना डायामीटर ही नहीं है इसका। तो ओरिजिनेट इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रीनल पेल्विस, ये रीनल के लोअर पोर्शन से ओरिजिन होता है और टर्मिनेट एट ट्रिगोन ऑफ ब्लैडर, और जाके कहाँ कनेक्ट हो जाता है? ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से। राइट यूरेटर इज स्लाइटली शॉर्टर देन द लेफ्ट किडनी, राइट यूरेटर स्लाइटली छोटा होता है लेफ्ट की तुलना में। यूरेटर इज द लाइन विद द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वेरी नाइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स के जो लाइनिंग है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। किस तरीके की होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब है कि अब इसमें चीज वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होती। क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो किसी पे कभी बार होता ना, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं पिया, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बढ़ गया, तो पेशाब करते वक्त जलन हुई, पेशाब करते वक्त जलन हुई। तो तुम लोगों ने नहीं सोचा कि ये जब पेशाब किया था तब भयंकर वाली जलन हुई, ये तो हमारे बॉडी में था, तो अंदर जलन क्यों नहीं किया? अंदर जलन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका जो कवरिंग है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। अब यूरिथ्रा में भी थोड़ा बहुत ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, आगे वाले पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम एब्सेंट है। ज्यों उसके टच में होगा क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन। जैसे मान लो पेट में अपन ने 4 लेयर पड़ी थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलिस और सीरोसा, पर इसोफेगस में क्या नहीं थी? म्यूकोसा नहीं थी। तो ज्यों अपना एसिड रिफ्लेक्स मारता था तो हार्ट बर्न होता था, सीने में जलन होती थी। तो सेम लाइक यही है। तो ये इसमें पूछा हुआ सवाल है, कौन सा एपिथेलियम होता है? इस एपिथेलियम का खास फीचर है, कोई चीज़ इस पर वापस जहर भी डाल दे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यूरिनरी ब्लैडर ये एक मस्कुलर ऑर्गन है लोकेटेड इन द प्यूबिक बोन, और 4 लेयर इनसाइड ऑफ टू आउटर। कौन कौन सी? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलिस एंड सीरोसा। आउटर मोस्ट जो है सीरोसा। इन्फेंट्स ब्लैडर इज, इन्फेंट का मतलब 1 साल तक के बच्चे का ब्लैडर। इन्फेंसी ब्लैडर इज एन एब्डोमेन ऑर्गन, बच्चों में जो है वो पेट में होता है और धीरे बाद में करके ये किस कैविटी में आता है? पेल्विस कैविटी के अंदर आ जाता है। कितनी कैपेसिटी है? 300 से 600 ml अडल्ट के अंदर। ब्लैडर इज लाइन विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका भी जो लाइनिंग है वो कैसा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा यानी कि पेशाब का रास्ता। मेल यूरिथ्रा इज पास थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू ये पास होती, बाहर निकलती। वाइल इन फीमेल इज ओपन जस्ट एंटीरियर टू वेजाइना, वेजाइना के जस्ट एंटीरियर का मतलब आगे ऊपर की तरफ होती है। फीमेल का जो यूरिथ्रा है वो छोटा है, 4 से 5 सेंटीमीटर, इसलिए फीमेल के अंदर यूटीआई होने का भी रिस्क ज़्यादा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का भी खतरा ज़्यादा है। मेल का यूरिथ्रा बड़ा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये दोनों काम में आता है, पेशाब करने में भी आता है और स्पर्म इजेकुलेशन भी इसके अंदर होता है। यूरिथ्राइटिस, यदि यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्राइटिस इज कॉमन एमंग फीमेल्स एंड देन मेल। यूरिथ्राइटिस जो है ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन है पुरुषों की तुलना में, इसलिए मैंने कहा ना यूटीआई फीमेल में ज़्यादा होता। क्यों होता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट यूरिथ्रा है, शॉर्ट यूरिथ्रा है तो बाहर से इन्फेक्शन अंदर की तरफ इजीली चल सकता। एक फेमस चीज़ होती है हाइपोपीडियासिस और एपिपीडियासिस, ये एमएसएन में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर है। हाइपोपीडियासिस का मतलब है यूरिथ्रल ओपन ऑन दी अंडर साइड वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस। एपिपीडियासिस का मतलब यूरिथ्रल ओपन ऑफ दी टॉप साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ द पेनिस। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कई बच्चे ऐसा पैदा हो जाते हैं जिसका जो पेनिस है, ये मान लो पेनिस है
और ये पेनिस का जो है पेशाब का रास्ता है, इनकी यूरिथ्रल ओपनिंग है, और ये यूरिथ्रा आ रही है, कहाँ से आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर किससे आ रहा है? किडनी से। तो ये जो यूरिथ्रा है, ये बच्चों में कई बार क्या हो जाती है, ये जो रास्ता है यूरिथ्रल ओपनिंग का रास्ता है, ये टिप पे होता है। ये टिप पे ना होकर रास्ता क्या हो जाता है, एक तो पीछे हो जाता है ना, पीछे नीचे की तरफ, एक बार क्या हो जाता है ऊपर की तरफ हो जाता है। इनकी इसका एनाटॉमिकल जो लोकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो नीचे हो जाता है, नीचे की चीज़ को क्या बोलते हैं? हाइपो। ऊपर की चीज़ को क्या बोलते हैं? एपी। तो एपीपीडियासिस और हाइपोपीडियासिस का मतलब है, हाइपोपीडियासिस का मतलब है यूरिथ्रल जो ओपनिंग है वो किस साइड होगी? नीचे की साइड। एपीपीडियासिस का मतलब ये हो गई। तो ये डॉक्टर पेशाब बच्चा पैदा होगा तो देखेंगे, कई बार ये रुका हुआ होता है, पेशाब कहाँ से आ रहा है पता करेंगे, और डॉक्टर थोड़े दिन के बाद इसका ऑपरेशन करेंगे। यदि कोई बच्चा मुसलमान है तो उसकी मुसलमानी नहीं करेंगे। इनकी मुसलमानों में क्या करते हैं? यहाँ कट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं सर्क्यूम सीजन। तो सर्क्यूम सीजन करने को मना करेंगे। क्यों? ये स्किन वापस यहाँ काम लेंगे, फ्लैप के तौर पे, रिपेयरिंग के तौर पे इसको काम लेंगे। तो सर्क्यूम सीजन इसमें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि जब ऑपरेशन करेंगे तो ये स्किन डॉक्टर को चाहिए होगी। तो नीचे ओपनिंग हो जाए उसको हाइपोपीडियासिस, और ऊपर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? एपीपीडिया। नॉर्मली जो ये है, फिर डॉक्टर इसको करेक्ट पोजीशन के अंदर कर देता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एमएसएन के अंदर भी आता है। एपीपीडियासिस क्या है? हाइपोपीडियासिस। ये डायग्राम बना हुआ है, ये एक अच्छे से आपको डायग्राम के अंदर समझाया हुआ है। एपीपीडियासिस का मतलब है ऊपर की तरफ, और हाइपो का मतलब क्या है? नीचे की तरफ। ये एपी का मतलब ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हो गया। और नॉर्मली जो है वो ग्लांस पेनिस पे टिप पे होता है, और ये ऊपर हो गया एपी, और नीचे हो गया तो हाइपोपीडियासिस। तो ये जो है इसका डायग्राम। अब है यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब का फॉर्मेशन क्या है? तो यूरिन इज फॉर्म इन द नेफ्रॉन। यूरिन कहाँ बना? नेफ्रॉन के अंदर। कहाँ बना? नेफ्रॉन के अंदर। थ्रू 3 स्टेप। कितने स्टेप में बना? 3 प्रक्रिया लगी इसमें। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन हुआ, फिर ट्यूबल रीअब्जॉर्बेशन हुआ, और फिर ट्यूबल से क्या हो गया? निकल गया, उनकी सीक्रेट हो गया। अब बॉडी में जो रेगुलेशन ऑफ वाटर इन दी बॉडी में जो पानी का जो बैलेंस है, इसका बनाए रखना काम किसका है? किडनी का। कैसे करता है? इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच हार्मोन। किसके अंतर्गत होता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका क्या काम है? यूरिन का फॉर्मेशन क्या करना? कम करना, ताकि जो वाटर है वो बॉडी से कम निकले और हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं आ जाए। हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई, या फिर सोडियम का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये इस वक्त सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा, तब भी क्या होगा? ये होगा, इंक्रीज द डिहाइड्रेशन। अब रीनल सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से ये बैलेंसिंग करता है? तो रीनल सिस्टम एडीएच मेक डीसीटी, एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल के पास जाता है या कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है, और उसको बोलता है कि जो तूने वाटर है तेरे पास, इसको क्या कर दे? वापस से उसको रीअब्जॉर्ब कर दे, और जिससे जो है पेशाब कम निकलेगा। मान लो एडीएच हार्मोन की कमी है, सही से काम नहीं करेगा, तो ये क्या करता है? ये इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जाता है? लैक ऑफ द एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलेटस क्या है? ये एक शुगर की बीमारी। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? डायबिटीज मेलेटस के अंदर किसका है? लैक ऑफ होते हैं इंसुलिन का। डायबिटीज मेलेटस के अंदर क्या होता है? डायबिटीज मेलेटस के अंदर इंसुलिन जो है वो क्या हो जाता है?
कमी हो जाती है, जबकि इसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर किसकी कमी होती है? एडीएच हार्मोन। तो रेगुलेटिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम इन द बॉडी कंट्रोल बाय 2 हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन एंड एंजियोटेंसिन भी ये काम करता है। और इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच को भी करता है। कैसे करता है? SCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के जरिए करता है। तो कार्बोनेट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ द किडनी, रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्ट्स। देखें किडनी का काम जो है, किडनी का पहला काम क्या है? फर्स्ट काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। क्या काम है? फिल्ट्रेशन करना। पहला काम तो है भाई फिल्ट्रेशन करें। आपको पूछेगा किडनी का क्या काम है, तो आप बोलोगे वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करना? फिल्ट्रेशन। दूसरा काम क्या है? बॉडी में वाटर का बैलेंस करके रखना। किसका? वाटर का बैलेंस करके। तीसरा काम क्या है? बफर सिस्टम को मेंटेन करना। पीएच को क्या रखना? मेंटेन। पीएच को मेंटेन कैसे रखेगी? SCO3 के। चौथा किडनी का क्या काम है? चौथा काम है ये किडनी क्या करेगी? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है जो आरबीसी को स्टिमुलेशन देगी और आरबीसी बोन मैरो को बोलेगी आरबीसी को बनाओ। यानी कि हमारे किडनी में मैंने बताया कि किडनी में जो ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्ट ब्रांच किसकी है? एवोटा की, एब्डोमेन एवोटा। यदि मान लो कार्डियक आउटपुट से रीनल के पास जो आउटपुट है वो कम आ गया, तो कम आते ही किडनी को मालूम चल जाएगा कि शरीर में कोई न कोई गड़बड़ी है। तो ये बीपी मैनेज कर देगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देगी और ये हार्मोन भी बना देगी और इरिथ्रोपोइटिन भी बना देगी। और इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को स्टिमुलेशन देता है और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो जिनके गुर्दे खराब है उनमें एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, डॉक्टर उसके इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाते हैं। और जिसके गुर्दे खराब होते हैं उसमें विटामिन डी की भी कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो कौन करवाएगा? किडनी करवाएगा। तो किडनी का काम इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करना, विटामिन डी का एक्टिवेशन फॉर्म में 125 डाई हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल ये सिंथेसिस करती है, बॉडी फ्लूइड को भी बैलेंस करती है, बफर सिस्टम को भी रखती है और फिल्ट्रेशन भी करती है, ब्लड को भी बैलेंस करके रखती है। ब्लड मान लो कोई वॉल्यूम कम हो गया तो ये क्या कर देगी? ये एडीएच हार्मोन रिलीज हो जाएगा, पानी का जो पेशाब है वो कम बनने देगा। जब पानी कम बॉडी से निकलेगा तो बीपी मैनेज होगा, घटेगा। मान लो फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो इसको मतलब बीपी ओवरलोड होगी तो ये पेशाब ज़्यादा बना देगा। तो इस तरीके से इसका बैलेंसिंग का भी काम है। और वैज्ञानिक कहते हैं इसके अलावा और भी काम है जो हम खोज नहीं पाए। इसके अलावा और भी छोटे छोटे सर्टेन फिजियोलॉजी है जो वैज्ञानिकों को नहीं मालूम है, समय आने पे मालूम चल जाएगी तो अच्छी बात है। बड़ी बड़ी चीज़ जो है वो ये है। कई चीज़ें नहीं पता ना क्या क्या होता है, ज़्यादा साइंस भी नहीं कर। तो धन्यवाद। ये लेक्चर पूरा नेफ्रॉन के बारे में बताना है और किस तरीके